हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने एक सीरीज लॉन्च किया है, वो है बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज। और इस सीरीज पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, आप लोग को पसंद आया है और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी साबित होने वाला है। वो जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, इसका बेस्ट यूज तभी हो पाएगा जब आप इसका रिवीजन भी तगड़े तरीके से अच्छे तरीके से करते रहोगे। तो आप लोग जैसे रिवीजन कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन मैं आपके लिए स्पेशली एक रिवीजन सीरीज चला रहा हूं जो कि वीक में हर एक सप्ताह में 2 ही वीडियो आएगा रिवीजन सीरीज का। और उस रिवीजन सीरीज में हम लोग क्या काम करेंगे कि इस सीरीज का जो वीडियो है उसी सीरीज के कंटेंट को, 2 वीडियो के कंटेंट को सिर्फ एक वीडियो में ही पढ़ाया जाएगा और बहुत शॉर्ट तरीके से, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ाया जाएगा इसमें। तो इस सीरीज को वही बच्चे देखें जो पहले से 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज को देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उदित एकेडमी नाम से यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये प्लेलिस्ट है बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज। इस प्लेलिस्ट को देखिए, उसके बाद आप इस रिवीजन सीरीज को देखिएगा तो बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, तो अब आप लोगों को रिवीजन का कोई टेंशन नहीं है। और हाँ, आप लोग अगर इसी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रिटेन नोट्स के साथ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी मिलेगा। देखिए, सिलेक्शन चाहिए तो सिर्फ बायोलॉजी से तो नहीं होगा, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो एफर्ट लगाने के लिए आपको कहीं इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। आप एक मोबाइल ऐप है उदित फार्मेसी क्लासेस, प्ले स्टोर पर जाइए, इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इस ऐप पे एक कोर्स है बेसिक सॉल्यूशन ऑफ डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम। इस कोर्स में एनरोल हो जाइए और इस कोर्स में आपको बहुत अच्छा से चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा। हम लोग प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी देंगे और ऑनलाइन टेस्ट भी करवाया जाएगा, तो आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। और इसका प्राइस है मात्र 300 रुपीज़। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आता है कोर्स को लेने में, कोई भी प्रॉब्लम आए, पेमेंट इशू हो रहा है या कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो घबराना नहीं है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साइटोलॉजी क्या है। और ये सीरीज थोड़ा सा फास्ट होगा, इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है, वही बच्चे देखें जो कि पहले से डिटेल वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, चलिए साइटोलॉजी क्या है। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो मतलब सेल का मतलब कोशिका और स्टडी का मतलब अध्ययन। तो मतलब क्या हुआ कि कोशिकाओं का अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किसका बना होता है। यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि आपका कोशिका का जीवित अंश किसको कहते हैं, तो वो जीव द्रव्य को कहते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही बन गया कि कोशिका का जीवित अंश तो किसको कहेंगे, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को। अब वो प्रोटोप्लाज्म किससे किससे मिलके बना होता है, तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि प्रोटोप्लाज्म में सिर्फ कोशिका भित्ति नहीं होता है, बशर्ते सारा चीज होता है। तो कोशिका द्रव्य भी होगा, केंद्रक द्रव्य भी होगा और अन्य कोशिकांग जो बचा है वो भी होगा। तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग सब मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जिसको जीव द्रव्य कहते हैं। और ये जीव द्रव्य क्या है, जीवित अंश होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि पावर प्लांट क्या काम करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। और हाँ, पावर प्लांट किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे आपको एक राइबोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि राइबोसोम का काम क्या है, तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो आपको इस स्लाइड से क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं। इस स्लाइड से यह ध्यान रखना है कि कोशिका का पावर प्लांट किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जा बनता कहाँ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है। फिर राइबोसोम का क्या काम होता है, तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, और लाइसोसोम का काम क्या होता है, लाइसोसोम का काम होता है ये पाचन का काम करता है। कोशिका के अंदर पाचन का काम कौन करता है, लाइसोसोम। इसके अंदर हाइड्रोलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि कोशिका को पचाता है। इस कारण से इसको आत्महत्या की थैली
शैली भी कहा जाता है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये सीरीज को वही बच्चे देखें जो बेसिक तरीके से जो मैंने पढ़ाया है 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज को, उस सीरीज को पहले जाकर के वॉच कीजिए। अगर नहीं देखें, अगर देखें हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम लोग तेजी से रिवीजन करेंगे, ठीक है, लेकिन छोड़ेंगे एक भी पॉइंट को नहीं, हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है। हम लोग जानते हैं कि कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है, मेनली रूप से केंद्रक के अंदर, लेकिन केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा डीएनए पाया जाता है, तो याद रखिएगा 70S टाइप का। कैसा? 70S। जबकि कोशिका में किस टाइप का पाया जाता है, तो 80S का पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S और जो कोशिका होगा उस कोशिका में क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका में कैसा पाया जाता है, 80S, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। पारगम्य का मतलब होता है जिससे कि कोई भी आ जा सकता है, ठीक है, वैसा दीवार जिससे कि कोई भी आ जा सकता है। अर्धपारगम्य मतलब वह कोई भी आ जा नहीं सकता है, उसको सेलेक्ट कर रहता है, वो सेलेक्टेड आदमी को आने जाने देगा। जैसा कि आपका घर, उसके अंदर कोई भी नहीं आ जा सकता है, उसके अंदर सिर्फ वही आएगा जिसको आप सेलेक्ट करोगे। लेकिन एक स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, तो वो पारगम्य हुआ और आपका घर अर्धपारगम्य हो। उसी तरीके से कोशिका के अंदर अर्धपारगम्य कौन होता है, तो वो होता है कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन। क्या? अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, कहाँ पर होते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ ये बनेगा कि अनुवांशिक यूनिट किसको कहते हैं, तो जीन को कहते हैं। यानी अनुवांशिकता का इकाई किसे कहा जाता है, तो जीन को कहा जाता है। तो वो कहाँ पाए जाते हैं, तो गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। न्यूक्लियस में तो डीएनए होता है, यानी केंद्रक में डीएनए होता है, तो कहाँ मिलता है उसके बाहर, तो ये क्वेश्चन शायद पिछले स्लाइड में भी था, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसा लग रहा है ये सीरीज? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से, और भी अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए कि नहीं इसको कंटिन्यू कीजिए, तो हम रिवीजन सीरीज को भी पूरा अच्छा से कंटिन्यू करेंगे और लास्ट तक में 2 से 3 बार आपको रिवीजन जरूर करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है। डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था। डीएनए का द्विसूत्री, देखिए द्विसूत्री संरचना, पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा डीएनए का संरचना कैसा होता है, तो द्विसूत्री संरचना होता है, ठीक है। द्विसूत्री का मतलब देखिए ये एक सूत्री हो गया, फिर दूसरा सूत्री इस टाइप से होता है, तो ये द्विसूत्री संरचना हो गया। तो आखिर इसका पता किसने लगाया था, तो वाटसन और क्रिक ने। किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स बंधे होते हैं। मैंने दिखाया कि 2 सूत्री होता है, मतलब 2 स्ट्रैंड होता है। एक स्ट्रैंड ये हो गया, दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया। तो ये आपस में जो बंधा होता है वो किससे बंधा होता है, तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे होते हैं। किसके द्वारा बंधे होते हैं? हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। प्रयोगशाला में जो डीएनए बनाया था सबसे पहले किसने बनाया था, तो वो बनाया था हरगोबिंद खुराना ने। किसने बनाया था? हरगोबिंद खुराना ने। हो गया ये क्वेश्चन क्लियर। प्रयोगशाला में जो सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था वो था हरगोबिंद खुराना। ये भारतीय वैज्ञानिक थे जो कि एकमात्र है जो कि आनुवंशिकता के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। ये भारतीय वैज्ञानिक है, ठीक है। चलिए, डीएनए की अंगुली छाप का प्रयोग यानी फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसके पहचान के लिए किया जाता है। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये नॉर्मली क्वेश्चन है। माता पिता के पहचान के लिए, जी हाँ, माता पिता में भी प्रॉब्लम हो जाता है तो पहचानने के लिए, बलात्कारी को पहचानने के लिए, चोर को पहचानने के लिए, यही सब काम के लिए तो फिंगरप्रिंट का उपयोग होता है। तो प्रयोग तो सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा है कि पुरुष के पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है। मतलब है कि पुरुष में जो गुणसूत्र का संयोजन होता है वो कौन सा होता है। तो आपको बता दें कि एक एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, और महिला में कौन सा होता है, दोनों एक्स होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम
के मिलने से बालक का जन्म होता है? कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? यहाँ पे ये क्वेश्चन हर एक बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि वो तो भाई घबरा जाते हैं, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज देना है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन पढ़ के। आपको ऐसे देखना है कि किस चीज़ का जन्म होना चाहिए? बालक का जन्म होना चाहिए। तो बालक का जन्म कैसे होगा? जब एक लड़का और लड़की का गुणसूत्र मिलेगा। तो लड़का का गुणसूत्र क्या होता है? XY। लड़की का गुणसूत्र क्या होता है? XX। ठीक है, हमको क्या बनाना है? लड़का। लड़का बनाने के लिए क्या होना चाहिए? इधर से Y और इधर से X, तभी तो होगा। अगर इधर से भी X, पुरुष की तरफ से भी X ही चला जाएगा तो उससे क्या होगा? उधर से भी X से आएगा, तो जिस कारण से क्या होगा? बेटी पैदा हो जाएगी। लेकिन हमको बेटी तो बनाना नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है? बालक का जन्म कैसे होगा? तो पुरुष का Y और स्त्री का X। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है। हर साल 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, जो कि आपको दिमाग लगा के बनाना है। तो आप अगर रैंक बढ़िया चाहते हैं, सबसे अलग होकर के, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चा गलत करेगा, अगर आप सही कर जाओगे तो आपका रैंक बहुत मायने रखता है, 4 नंबर है। ठीक है, तो पुरुष का Y हो जाएगा, स्त्री का X। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स मानव प्रतीक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, जो किस टाइप का है? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आएगा कि एड्स किसके कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण। किसके कारण? HIV के कारण। और HIV कैसा वायरस है? कैसा वायरस है ये पूछ रहा है। कैसा वायरस है? तो ये एक रेट्रो वायरस है। कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस किसको कहा जाता है? वैसे वायरस को कहा जाता है जिसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? RNA होता है। देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन बन रहा है, एक सेकेंड में क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कितना क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आ सकता है इससे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि एड्स किसके कारण होता है? तो HIV के द्वारा होता है। और HIV कैसा वायरस है? तो रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस क्यों है HIV? क्योंकि HIV के अंदर क्या पाया जाता है? RNA पाया जाता है। तो R से RNA, R से रेट्रो वायरस। समझ गए? तो ये भी पूछा जा सकता है कि HIV वायरस या फिर एड्स को होने वाला वायरस, एड्स के कारण जो एड्स का जो कारण है HIV विषाणु, HIV वायरस, उसमें कौन सा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? तो वो होता है RNA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जंतु में जो फुट एंड माउथ रोग होता है वो किसके कारण होता है? क्या है क्वेश्चन? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट डे का। अब सेकेंड डे का रिवीजन हम लोग करते हैं। चलिए सेकेंड डे का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध से जो दही बन जाता है वो किसके कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। और पूछेगा दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला क्या है? इबोला क्या है? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, या कवक है, या वायरस है? तो आपको ध्यान रखना है कि इबोला क्या है? वायरस है। इबोला क्या होता है? वायरस होता है। सीधा सीधी ये क्वेश्चन आता है और बच्चे गलती कर देते हैं। ऐसे भी राइमिंग बैठ रहा ना, इबोला क्या बोला? इबोला वायरस। इबोला क्या होता है? वायरस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में छत्रक मशरूम किससे संबंधित है? जो छाता वाला मशरूम आप लोग खाते हैं या हम लोग खाते हैं, तो वो किससे संबंधित है? तो वो कवक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कवक से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईस्ट क्या होता है? आपको पता होगा कि ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्रेड बनाने के लिए उपयोग में क्या लाया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो वो जो ईस्ट है वो कौन सा ईस्ट होता है, यानी कौन सा ईस्ट है? तो वो है कुकुरमुत्ता। वो कौन सा होता है? कुकुरमुत्ता का उपयोग लाया जाता है। तो ब्रेड बनाने के लिए जो इस्तेमाल होने वाला ईस्ट है वो क्या होता है? कुकुरमुत्ता होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें बर्डिंग, यहाँ गलती लिखा गया है, बोर्डिंग नहीं होगा, बर्डिंग मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है। बर्डिंग को ही मुकुलन कहते हैं। और बर्डिंग का मतलब क्या होता है कि मुकुलन होना, मतलब एक प्रजनन की विधि है। ये क्या है? एक प्रजनन की विधि है। इसके अंदर कली जैसा कुछ संरचना निकलता है शरीर से बाहर, जैसे कि ये शरीर है, इससे
कली जैसा संरचना बाहर निकलेगा और ये फिर टूट करके एक नया कोशिका बना लेता है, नया जीव बना लेता है। तो आखिर ये किसके अंदर होता है? तो याद रखिएगा, बडिंग यानी मुकुलन कैसे भी आ जाए तो वो है ईस्ट के अंदर। किसके कारण होता है? किसके अंदर होता है? ईस्ट के अंदर होता है। कौन सा विधि? बडिंग या मुकुलम माध्यम से जो प्रजनन किया जाता है या तैयार किया जाता है तो वो कौन है? ईस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक जो होता है, सबसे पहला एंटीबायोटिक ही कौन था? पेनिसिलिन था। कौन सा था? पेनिसिलिन, जो कि किससे निकाला गया, किससे प्राप्त की जाती है? तो वह है फंगस से। किससे? फंगस से, यानी कवक से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुजली का रोग स्केबीज के कारण, स्केबीज का कारण निम्नलिखित में कौन सा है? जो खुजली होता है हाथों में, पैरों में, वो खुजली का रोग को क्या कहते हैं? स्केबीज कहते हैं। और वो स्केबीज किसके कारण होता है? तो इसका भी कारण क्या है? कवक। क्योंकि आपका जितना भी स्किन डिजीज होता है मैक्सिमम वो क्या होता है? फंगल होता है। कहता है ना, फंगल इन्फेक्शन हो गया। फंगस का मतलब क्या होता है? कवक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रमण को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? ठीक है, देखिए आपको ये क्वेश्चन जानबूझ के फंसाया है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि लाइकेन को इतना लंबा, सीधा सीधे आपको ये समझ में रखना है कि लाइकेन किसके बीच का सहजीवी सहचर्य है। मतलब लाइकेन, देखिए लाइकेन क्या है? एक दोस्ती का नाम है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, एक दोस्ती का नाम है। तो मतलब कह रहा है कि किसके बीच का दोस्ती का नाम है, तो वो आपको ध्यान रखना है किसके किसके बीच का। शैवाल और कवक जब आपस में मिल के एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? लाइकेन। कैसे? सहजीवी सहचर्य, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। जैसे कि शैवाल क्या करता है? कवक को खाना देता है, और कवक क्या करता है? शैवाल को रहने का जगह देता है। ठीक है, इस तरीके से उसको सहजीवी सहचर्य बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? देखिए लाइकेन टॉपिक बहुत अच्छा है, काफ़ी क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है इससे, तो इसलिए आपको लाइकेन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो हम 2-3 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है बार बार। चट्टानी स्तरों, चट्टान पे जो लाइकेन है किस विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तर पे जैसे बड़ा बड़ा पत्थर पे भी लाइकेन उग जाता है, वो किसके कारण है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो सेक्सी कॉल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेक्सी कॉल्स। तो हम ऐसे याद रखे थे कि देखिए चट्टान पे भाई हरा हरा जो उग जाता है तो वो कितना देखने में सेक्सी लगता है, तो सेक्सी कॉल्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस पत्र तो आपको पता है कि क्या है? अम्ल क्षार सूचक है, जो कि एसिड और बेस को बताता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक है, तो उसको पहचानने के लिए जो ये सूचक होता है वो किससे बनाया जाता है? लिटमस अम्ल क्षार सूचक जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? क्या जीवाणु से? नहीं। क्या लाइकेन से? जी हाँ, लाइकेन से ही लिटमस का अम्ल क्षार सूचक प्राप्त किया जाता है। तो लाइकेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पढ़े लाइकेन के बारे में? लाइकेन क्या होता है? ये चट्टानों पर भी उग जाता है और पारिस्थितिक अनुक्रमण को मतलब आगे बढ़ाता है। ठीक है, फिर क्या करता है लाइकेन? लिटमस पत्र का काम करता है। ठीक है, लिटमस पत्र भी ये लाइकेन से ही बनता है। लाइकेन आखिर है क्या? तो लाइकेन क्या होता है? कवक और शैवाल का सहजीवी साहचर्य होता है, सहजीवी संबंध होता है। मैंने सीधा सीधी बोला ना, लाइकेन क्या है? एक दोस्ती का नाम है। देखिए लाइकेन पे थोड़ा जोर डालिए, लाइकेन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, लाइकेन क्या होता है? एक सहजीवी साहचर्य है, यानी क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उसको इंग्लिश में बोला जाता है, जो कि किसके किसके बीच का है? वो है शैवाल और कवक के बीच का। ठीक है, फिर लाइकेन से क्या प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और लाइकेन क्या काम करता है? तो ये चट्टानों पर भी पारिस्थितिक अनुक्रमण को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि लाइकेन आखिर प्रदूषण सूचक भी है। ठीक है, लाइकेन क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही होगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने निम्नलिखित में, हाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है जो कि प्रदूषण को संकेतिक, ऐसा जगह पे ये होगा ही नहीं जहाँ की प्रदूषण होता है। ठीक है, तो वो है लाइकेन। लाइकेन स्वच्छ वातावरण में पाया जाता है। ये वैसे जगह पे देखने नहीं मिलेगा जहाँ पे भी जहाँ पे थोड़ा सा भी प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, तो वहाँ पे लाइकेन देखने को नहीं मिलता है। तो आपको लाइकेन
अच्छा टॉपिक है, लाइकेन से रिलेटेड जितना टाइप का क्वेश्चन बार बार आता है वो मैंने करा दिया, एक बार रिवाइज कर लीजिए। लाइकेन किसके बीच का सहजीवी संबंध है? तो वह है शैवाल और कवक के बीच का। लाइकेन कैसा है, क्या करता है? तो प्रदूषण संकेतक है, ठीक है। फिर लाइकेन से क्या प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र किस काम में आता है? तो अम्ल और क्षार के संकेत, मतलब उसको सूचक के काम में आता है, ठीक है। फिर है क्या कि लाइकेन पारिस्थितिक अनुक्रमण में भी मदद करता है, चट्टानों पर भी ये उग जाता है, ठीक है। और चट्टानों पर जब ये उगता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो सेक्सीकोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्सीकोलस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे आयोडीन प्राप्त की जाती है? देखिए आयोडीन प्राप्त किससे किया जाएगा? उससे किया जाएगा जो समुद्री हो। तो समुद्री कौन सा होता है? लेमिनेरिया होता है। क्या होता है? लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लेमिनेरिया से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल विज्ञान अल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? तो शैवाल विज्ञान यानी क्या हुआ? ये तो साफ क्वेश्चन है कि अल्गोलॉजी, शैवाल का इंग्लिश क्या होता है? एल्गी, और एल्गी के अंदर किसका हम लोग पढ़ेंगे? एल्गी के बारे में, यानी शैवाल विज्ञान के अंदर शैवाल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सीधा साधा क्वेश्चन होगा कि शैवाल विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो यही था आज का रिवीजन सीरीज। ये आपको कैसा लगा? अगर आप वीडियो यहाँ तक देखें इसका मतलब है कि आप एक जागरूक छात्र हैं और आपका सिलेक्शन 100% होना चाहिए। उसके लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़े मैं करूँगा, ठीक है। बस अतः आपको करना क्या है, आप उस 500+ प्रश्नकाल सीरीज को देखते चलिए और ये रिवीजन सीरीज को भी आप देखते चलिए, ठीक है। बहुत कम बच्चे लास्ट तक वीडियो देखते हैं। लास्ट तक देखने से आपका भला हो रहा है। यहाँ तक आप देख रहे हैं मतलब आप एक ऑनेस्ट छात्र हैं, और ऑनेस्ट छात्र हैं तो आप थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी फोकस कीजिए और बायोलॉजी पे कुछ ज़्यादा कीजिए। थोड़ा एनसीईआरटी भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने से आपका 100% कमान हो जाएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको कहीं इधर उधर नहीं बौखना है। सबसे ज़्यादा इस एग्ज़ाम के लिए ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो भाई 11th-12th का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, कितना पढ़ते रहिएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा तरीक़ा से नोट्स हम लोग तैयार किए हैं, हम लोगों की टीम तैयार की है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उस हिसाब से आप उदित फार्मेसी क्लासेस प्ले स्टोर पर ऐप है, वहाँ जा करके आप ऐप में इनरोल हो जाइए, क्लास ले लीजिए। 299 रुपीज़, ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिलता है तो ये अमाउंट बहुत कम हो जाता है आपके लिए फिर, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट से कीजिएगा तो काफ़ी पैसा लगेगा। इसलिए फिर मिलते हैं रिवीजन सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ वीडियो ये रिवीजन सीरीज चाहिए तो आप लोग एक कमेंट ईमानदार स्टूडेंट जरूर कर दीजिएगा, यस सर हमें ऐसा सीरीज चाहिए। तो मैं रिवीजन सीरीज पूरे जोर शोर से अंतिम मई तक मैं पूरे बायोलॉजी को 2-3 बार रिवाइज करके खल्लास कर दूंगा। और इस बार सिलेक्शन इस चैनल से सबसे ज़्यादा होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। चलिए ये मेरा ख्वाहिश है और आप लोगों का भी इच्छा पूरा होगा। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।